एवरीवन, चलिए भाई लोग शुरू करते हैं हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का डिस्कशन। ये अपना तीसरा लेक्चर है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ठीक है, कोशिश किया है जितना कंटेंट आपका एनसीईआरटी और जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपके 36 साल के कंटेंट के बेसिस पर प्रेजेंट हो, उसको टॉपिक में बाइफरकेट करके हर एक पॉइंट को कंसिडर कर लिया जाए। वेदर इट इज वेरी स्मॉल और बिग डजंट मैटर, अपना फोकस सब पे सेम होने वाला है। बिकॉज आप जब मतलब जो आपका 36 ईयर का कंटेंट है, जब आप उसको एनालाइज करोगे, यू विल सी दैट कि कुछ टॉपिक आपको लगेंगे यार ये वाले तो बहुत बहुत जरूरी हैं, मतलब ये तो आने ही चाहिए। आपने इस पे लोड भी बहुत लिया, बहुत मार्केट में इनके बारे में सुना भी, ओहो रोलिंग, ठीक है। फिर आपने प्रेशर के बारे में, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर जाके आपने बहुत सारे ऐसी चीजों को देखा जो आपको लगा यार ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। तो बहुत सारे टॉपिक, लेकिन उस पर्टिकुलर आप जो आपका ईयर में क्वेश्चन आया वो एकदम ही अलग चला गया। वो एकदम जो आप जिस टॉपिक को निगलेक्ट करके बैठे थे उससे चला गया। तो अपन को यह समझना पड़ेगा भैया कि जिस 60%, 55 से 60% जो आपका सिलेबस है, जो नीट का 12वीं पे डिपेंड करता है, उसके अंदर आप पहले से जज नहीं कर सकते कि किस टॉपिक पे जाएंगे और कितनी थ्योरी होगी। सो इसीलिए ये बोल देना कि भाई हमें ये आता है, ये आता है, बस ये सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि वो किसी ने कह रखा है, इंपॉर्टेंट है, किसी के मुंह से बार बार सुन रखा है। वही पेपर, वही टाइप के पेपर हर जगह घूम रहे हैं, वही बुक्स हर जगह घूम रही हैं, वही सेम टाइप के क्वेश्चन मार्केट में घूम रहे हैं। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब उस डेटा सेट को यूज किया जाएगा तो अपना इन्फ्रेंस भी वही बनेगा कि यही टॉपिक है, यही आता है। बट इसीलिए हर एक पॉइंट को क्रूशियली लेंगे, एकदम मतलब अपना क्रिटिकली लेने वाले हैं। तो अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में एंटर करते हैं, और मैं इसके पहले वाले लेक्चर का जो छोटा सा इन्फ्रेंस है वो मैं बता देता हूं कि भैया जे है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जे है मैग्नेटिक फील्ड। मैंने आपको बोला था कि एक रस्सी को अगर हम किसी एंड पर बांध दें और उस रस्सी के एक सिरे को पकड़ के हम इस तरह से डिस्टर्बेंस दें, एंड द स्ट्रिंग शुड बी टेंस्ड। ऑब्वियसली रस्सी अगर लूज होगी तो वो वेव अच्छे से दिखेगी नहीं, तो थोड़ा सा उसको खींचें, जैसे गिटार होता है ना ट्यूनिंग करने वाला, तो वो नहीं देखा, नॉक घुमा घुमा के उसको थोड़ा टाइट करता है स्ट्रिंग्स को, या ज्यादा टाइट है तो लूज करता है, उसको ट्यूनिंग बोलते हैं गिटार की। क्यों करता है? ज्यादा टाइट कर देगा, मारेगा, वेव ही नहीं आ रही। एकदम लूज कर देगा, मारेगा, वो बहुत देर तक वो दूसरे स्ट्रिंग पे जाएगा, पहली वाली कहां पर ही होगी अभी तक, तो आवाज मिक्स नहीं हो जाएगी, गाना खराब नहीं हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये समझा कि भैया जब रस्सी को अपने ने थोड़ा सा टेंस्ड रखा और उसका एक पॉइंट पकड़ के अपने ये उसको इस तरह से ऑसिलेट कराने लगे, तो यहां पर जो रस्सी इस तरह से भागी वो है आपकी वेव, दैट इज द प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। मैकेनिकल वेव था तो थोड़ा उसको उस तरह से समझना आसान था। रस्सी लो, वो आपका प्रॉन्ग्स आते हैं, हिट करके ट्यूनिंग फोर्क आता है, हिट करके ले लो, उसको देख लो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो थी वो मैकेनिकल वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन प्रूव देम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में है तो वेव भाई बता दो, पहले दूसरे लेक्चर में सुना होगा कई बार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी है, मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल? तो इट्स अ नॉन मैकेनिकल वेव, इट डजंट रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। बहुत बढ़िया। तो अपने ने बोला कि भैया किसी भी वेव को पैदा करने के लिए, जैसे मैंने बोला था कि शांत पानी पे पत्थर में दे मारे तो वहां पे रिपल्स बनते हैं, पानी में से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वेव है। तो पहले क्या जरूरी है? डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस कैसे मिलता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पैदा करने के लिए डिस्टर्बेंस है एनर्जी का, और वो एनर्जी का ऑसिलेशन किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो इट्स लाइक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये दो रहे, इस बाउल में भरा हुआ है। अब जैसे नहीं वो लस्सी बनाता है, वो दुकान पे खड़ा होकर लस्सी नहीं बनाता है कि ऐसे 2 ग्लास बड़े बड़े ले लिए और मस्त इसमें भरा, ये वाह, ठीक इस तरह से पलटता रहता है, यहां गिरा गिरा के। अब वो जो लस्सी इधर से इधर जा रही है, जस्ट थिंक कि इसी तरह से एक है आपका कैपेसिटर विच स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एक है इंडक्टर विच स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वही 2 ग्लास। अब ये प्रोपगेशन में यहां एनर्जी भाग रही है, यही है डिस्टर्बेंस। और उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में अपन अब बात करते हैं। तो आपको यहां पे फिगर दिख रही होगी ये वाली, ये क्या शो कर रहा है? मैं थोड़ा सा इसमें क्रिटिकली जाना चाहूंगा क्योंकि यहां पे हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा पोर्शन जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन था, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी भी इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे टर्म्स मिलने वाले हैं। क्या क्या, कौन कौन से टर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर? तो सबसे पहले अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट फॉर्म को भी देखते हैं किस तरह से जनरेट होगा, जो कांस्टेंट्स हैं वो कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट किस तरह से कनेक्टेड हैं आपस में वो देखते हैं।
फिर लॉरेंस फोर्स के बारे में बात करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द पर्पस कि जहां पर अपन ये बात कर पाए कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भाग किधर रही है। अब डिस्टरबेंस, जैसे डिस्टरबेंस तो दे दिया, लेकिन डिस्टरबेंस से ये पता चलना चाहिए ना कि इस डिस्टरबेंस से एनर्जी जा कहां रही है। उस एनर्जी को अपने खोजेंगे अभी, ठीक, उस डायरेक्शन को खोजेंगे, कहां भाग रही, कहां किस डायरेक्शन में दौड़ रही है। चलो, और कौन से टर्म्स होंगे, तो यहां बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम निकालेंगे। अरे सर ये क्या बोल रहे हो, मोमेंटम किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो तो वेव है, एनर्जी का मोमेंटम होता है भाई, एनर्जी का मोमेंटम होता है। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरीज मोमेंटम एंड दैट मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द एनर्जी एंड द स्पीड ऑफ लाइट। डिफाइन करते हैं उसको, डायरेक्ट डिफाइन करेंगे, क्योंकि देखिए कुछ कुछ डेरिवेशन मैं रिजल्ट इधर उधर ले जाके यहां वहां दौड़ा के थोड़ा सा दिखाऊंगा, ताकि कभी अगर एग्जाम में भूल जाएं कि सर ये तो कई बार रटवाया था कि मोमेंटम क्या होता है, बट व्हाट इज रेडिएशन प्रेशर, ये क्या आ गया, रेडिएशन प्रेशर। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या, वेव मतलब क्या, एनर्जी। अब एनर्जी अगर किसी सरफेस पे जहां वो इंपैक्ट शो कर सके टकरा जाए तो एक इंपैक्ट जनरेट होता है, उसी को बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। निकालेंगे कैसे, मोमेंटम से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू dp बाय dt। डोंट वरी, ये सब चीज लिख के डिस्कस होगा, जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि इस पर्टिकुलर पोर्शन से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, व्हाट शुड बी योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, सो दैट हर एक चीज अपनी परफेक्टली खत्म हो सके। बहुत बढ़िया, चले आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को शुरू करते हैं और इस बात को समझते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी तीन हिस्से तोड़ लीजिए इसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखना भाई लोग, तो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट को और वेव पार्ट को, वेव क्या है, मोशन, जहां एनर्जी भाग रही है, एक्चुअल में जिस डायरेक्शन में एनर्जी दौड़ रही है उसकी बात होगी। तो यहां पे एक क्वांटिटी आएगी जिसको अपन बोलेंगे, इधर इस साइड देखिएगा, एक पर्टिकुलर चीज आएगी जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक है, इसको अपने बोलेंगे वेव वेलोसिटी। क्या भैया, क्या बोलेंगे, वेव वेलोसिटी। बहुत बढ़िया। और दूसरा पार्ट कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये तो बात बहुत बार हो चुकी कि सर यहां एक लाइन खींच दो, एक पार्ट है इलेक्ट्रिक और दूसरा पार्ट क्या है, मैग्नेटिक। तो दोनों पार्ट होंगे, यानी वी हैव थ्री थिंग्स टू डिस्कस, वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वन इज मैग्नेटिक फील्ड एंड द अदर इज एनर्जी। बहुत बढ़िया। अच्छा जी, अब एनर्जी का प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब की बातों पे, डायरेक्शन पे भी आएंगे, किस तरह से आगे चलते हैं मैं समझाता हूं। पहले तो एक ब्रीफ आपको एक पॉइंट दे देता हूं, क्योंकि सी इन 12th पोर्शन, 11th में नहीं, समवॉट 11th में नहीं, वो अपना थर्मल प्रॉपर्टीज और वो सब अगर छोड़ दें अपने, ठीक है, वो वाला जो पॉइंट है, ठीक है, कुछ कुछ वेव में पोर्शन छोड़ दें, तो आप जिन चीजों को यहां 12th में एनालाइज करते हैं, आप जैसे पहले से ही थ्योरी बिल्डअप नहीं होगा, यू एनालाइज समथिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, क्या हो रहा है अपने आसपास, उसको एनालाइज किया, उससे एक पॉइंट निकाल के लाए, बार बार अलग अलग सिचुएशन में जज किया और पाया भैया बहुत बढ़िया है, तो सही है। तो कुछ कुछ चीजों को एनालाइज करने का तरीका वो भी हो सकता है। तो यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो किस तरह से प्रोपोगेट करती है, तो सबसे पहले बात, तीन चीजें यहां पे एग्जिस्ट करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द वेव, इन विच डायरेक्शन द एनर्जी इज प्रोपोगेटिंग, निकल रो है, जा रो है, ठीक। अब ये जो है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डिस्टर्बेंस। जैसे आपका पार्टिकल, कोई अगर हम एक आपने ऑसिलेशन चैप्टर में वेव इक्वेशन पढ़ी, उसमें अगर कोई पार्टिकल मान लीजिए ऑसिलेट कर रहा है, तो उसको हम एक फंक्शन से रिप्रेजेंट करते थे। अब ऑसिलेशन जिस तरह का होगा वैसा फंक्शन होगा। ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट का फंक्शन था, वोल्टेज सोर्स के लिए वोल्टेज का फंक्शन था, पावर के लिए पावर का, एवरेज निकाल देते हैं अलग बात है, बट इंस्टेंटेनियस लिखें तो कहीं ना कहीं फंक्शन आता है। तो ये सब चीजें किस तरह से मैथमेटिकली शो की जाती हैं, सिंपल सी बात है। अगर मैं अपने मतलब मान लीजिए बारिश का मौसम है, जो कि अभी नहीं है बट फिर भी मान लीजिए, बहुत बढ़िया, दैट इज व्हाट फिजिक्स इज, सम थिंग्स यू हैव टू कंसिडर, ठीक है, व्हाइल एनालाइजिंग। तो जब आप मान लीजिए बारिश का मौसम है और वहां पे वो एक बंदा कीचड़ में गया, ठीक है, दाग अच्छे हैं बट यहां नहीं, तो अब वो इस पर्टिकुलर कीचड़ में जाकर उसका जो क्या माने पैर है गंदा हो गया और वो अपने घर में घुस गया। तो जहां जहां वो जाएगा वो पैर रख के, डोंट यू थिंक एक, अगर मैं उन सारे पॉइंट को जोड़ दूं तो एक तरह का कर्व नहीं बन जाएगा। अच्छा यहां क्यों जा रहा है, पीछे चप्पल आएगी तो इधर उधर जाना पड़ेगा, तो वो जो पाथ बंदा ले रहा है यहां वहां मूव करने के लिए, उसको अगर मैं किसी इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि चप्पल कहां मारनी है।
उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे। यानी वी नीड फंक्शन, हमें चाहिए फंक्शन, मैथमेटिकल फंक्शन जो ये बता सकें कि जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात हो रही है उसमें आपकी टेक्निकल क्वांटिटीज किस तरह से चेंज हो रही हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड वेव जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से देखिए इस डायरेक्शन में है। ये ऑसिलेशन है किसका, ये डिस्टर्बेंस है, ठीक है, ये डिस्टर्बेंस है, थोड़ा दूर आके देखें, हाँ ये डिस्टर्बेंस देखिए, ये क्या है मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। वाह मास्टर नाच रहा है, नहीं वेव दिखा रहा है। तो ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ध्यान दीजिए जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं वो है आपका वेव। यानी ये तीनों डायरेक्शन म्यूचुअली क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। दीज डायरेक्शंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। अब वो डायरेक्शन कैसे एक साइक्लिक रूल के थ्रू जज किया जाता है उस पर भी थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि वैसे अपने स्टार्टिंग में ही बोल चुके हैं कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी वेव है, क्या ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्या ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्या ये ट्रांसवर्स वेव है, बोले भाई क्या ये ट्रांसवर्स वेव है, यस इट्स अ ट्रांसवर्स वेव। तो डिस्टर्बेंस और एनर्जी का प्रोपोगेशन आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, फैक्ट है। तो अगर मैं ये देख लूं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपस में क्या होगा, तो अपना पूरा डिस्कशन लॉरेंस फोर्स पे आके खत्म हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहीं के वहीं अपना। अच्छा लॉरेंस फोर्स क्यों मैं बेसिस की तरह यूज कर रहा हूं, बिकॉज वेलोसिटी सिलेक्टर नाम का एक टॉपिक होता है जो पढ़ते हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, वहां पे अपन बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो तो एक चार्ज पार्टिकल को जब फेंका जाए तो ना वो इधर चला जाए ना वो इधर चला जाए, वो कहां जाए, स्ट्रेट जाए। बात करेंगे उसी पे, चलिए। तो वैसे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है, हर रीजन में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां मैग्नेटिक फील्ड है, जहां मैग्नेटिक फील्ड है टाइम वेरिंग वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाइस वर्सा कनेक्टेड है, जहां ई वहां बी, जहां बी वहां ई, आपस में चल रहा है काम। वो देखा होगा ना एक, यार मुझे वो इंस्ट्रूमेंट का नाम याद नहीं आ रहा, वो इस तरह से बजाते हैं ऐसे करके, बड़ा सा होता है ऐसे, कमेंट में लिखिएगा नाम क्या होता है, ठीक। उसमें इस तरह से बजाएंगे तो ऐसे आवाज आती है इधर की तरफ, बढ़िया ऐसे जिस तरह से बजेगा वो, ठीक। चलिए तो अब अपना एंटर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अंदर, और सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में इक्वेशन ऑफ ई एंड बी। अच्छा क्या हम डिराइव करने वाले हैं, नहीं। और क्या ऑसिलेशन में आपने ऑसिलेशन फंक्शन को, एसएचएम के फंक्शन को डिराइव किया था मैथमेटिकली, नहीं। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं। हाँ जेई में, मेंस में भी नहीं चलेगा, एडवांस में चाहिए। यू शुड नो द डेरिवेशन कि कैसे आपने एक पर्टिकुलर फोर्स के फंक्शन को यूज करके सिंपल हार्मोनिक वेव या सिंपल हार्मोनिक जो ऑसिलेशन है, जो पार्टिकल आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ऑसिलेशन का एक स्पेशल केस विच इज कॉल्ड एज एसएचएम, उसकी इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, या तो फिर अपना वो फेजर करके एक मेथड होता है, वो देखिएगा, वो चैप्टर देखिए, उसमें होगा बढ़िया से डेप्थ में, इन डेप्थ। चलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में इक्वेशन ऑफ ई एंड बी देखते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा जो इक्वेशन में लिख रहा हूं यही फॉर्म हो सकता है, सिंपल सा मतलब है किसी भी पीरियोडिक फंक्शन जो बार बार चेंज हो रहा हो, जो अपने आप को, जो अपनी वैल्यूज को बार बार चेंज कर रहा हो, वो पीरियोडिक फंक्शन कौन सा होता है। हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ वेव, सिंपल हार्मोनिकली जनरेटेड वेव, टेल मी कैसे, किस तरीके से होता है। तो भाई ये वेव भी इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होगी कहीं ना कहीं, तो है तो वही तरह का ऑसिलेशन, तो उसी तरह का फंक्शन बनना चाहिए जैसा वेव का होता है, तो या आपका ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा जी, हाँ वो अलग बात है कि वहां पे हम जो अपना फैक्टर होता है इक्वेशन लिखने का, उसमें एक प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, मैं दिखाता हूं अभी, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं बाकी चैप्टर छोड़ो, सीधा कूदो कहां पर, वेव्स में। और वेव की इक्वेशन याद हो तो मन में बोलना, मैं लिख रहा हूं। तो यहां पे इलेक्ट्रिक जो आपका, मतलब इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भावनाओं में बह जा रहा है आदमी इसलिए कंफ्यूज हो जा रहा है, कोई नहीं, यहां देखिएगा, भावनाएं जरूरी है, सब्जेक्ट ऐसा है, जब तक भावनाएं नहीं जुड़ेंगी तब तक ये सब्जेक्ट आउटपुट नहीं देने वाला भैया, समझ जाओ। बायो में आपकी भावना जिस तरह से जुड़ी है वैसे इस सब्जेक्ट में जोड़नी पड़ेगी, पड़ेगी कह रहा है मास्टर, क्योंकि अभी शुरू है, ठीक है। कुछ दिन बाद अपने आप हो जाएगा,
हैव पेशेंस। चलिए इक्वेशन ऑफ ई एंड बी लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, वो होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बहुत बढ़िया, जिसने मन में ऐसी कुछ इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ो, वहां इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स या y इज इक्वल टू ए cos ओमेगा टी प्लस माइनस एक्स, बिकॉज यू नीड अ मैथमेटिकली पीरियोडिक फंक्शन, तो साइन या cos यूज करते हैं ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखेंगे तो वो होता है बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। वंस यू हैव डिफाइंड द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन नॉट चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, नहीं तो फिर आप अलग वेव की बात कर रहे हैं इसका मतलब। बट अपने तो एक ही वेव की बात कर रहे हैं ना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ सिंगल वेव, एक ही वेव है भैया जिसको अपने मीडियम में भगा रहे हैं। तो अगर एक ही वेव की बात हो रही है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं सिंगल वेव में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, पहले वो कर लेते हैं। तो पहला फंक्शन है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। व्हाट इज E? E क्या है? तो E है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। B क्या है भाई? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, अब ये तो फंक्शन है, इसमें वेरिएबल क्या क्या है? तो T और X। व्हाट इज T? टाइम। व्हाट इज X? पोजीशन। ठीक है। अरे व्हाट इज वेव? क्या वेव एक ही पार्टिकल के पास एनर्जी रह जाती है क्या, कि मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को एनर्जी देते जा रहे हैं? तो टाइम पे तो डिपेंड करेगा ही वेव, पोजीशन पे भी डिपेंड करेगा कि किस पार्टिकल के बारे में बात हो रही है, एनर्जी अब किसके पास है, किसको रेफरेंस माना है उस भीड़ में। जो भी एनर्जी का प्रोपोगेशन है उसमें किसको रेफरेंस मान के उस भीड़ में आप ये फंक्शन लिख रहे हैं, इसीलिए पोजीशन भी मैटर करेगा। तो इस इक्वेशन में E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स में T है टाइम, X है पोजीशन, और ध्यान दो E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट इज E नॉट? वी नो दिस, जैसे हम वहां पर एम्पलीट्यूड कहते थे वैसे यहां पर हम इसे पीक वैल्यू कहते हैं। व्हाट इज एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम। तो यहां पे E नॉट क्या है भैया? पीक वैल्यू। साथ ही साथ यहां पे ये वाला B नॉट क्या है? पीक वैल्यू, ये भी पीक वैल्यू है। व्हाट इज E नॉट? पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज B नॉट? पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया। व्हाट इज ओमेगा? बोल बेटा, व्हाट इज ओमेगा? लिखूंगा नहीं, बोल व्हाट इज ओमेगा। तो ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला बोलो 2 पाई एफ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ओमेगा? क्या फॉर्मूला होता है ओमेगा के लिए भाई? तो ध्यान दीजिएगा, रुकिए कहां गया? हाँ देखो भाई, तो यहां पे आपका, अब जो मैं बता रहा हूं सुनना भाई, ध्यान सुनना। हमने इक्वेशन लिखी, उसमें ओमेगा के, व्हाट इज ओमेगा? तो ओमेगा होता है अपना एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज के? ये होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा जी, इनका फॉर्मूला बोलो। तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। बहुत बढ़िया। और के का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बाय लैम्बडा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 2 पाई बाय टी। Can we write it as 2 pi by t? Yes or no? हाँ, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये वही है, कुछ नया नहीं है भाई, चिंता मत कर। व्हाट इज लैम्बडा? ये लैम्बडा क्या है? व्हाट इज दिस लैम्बडा? अरे सिंपल, वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ है भाई? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ है। क्या ये मीडियम पे डिपेंड करता है? हाँ ना? बताओ भाई, अगर कोई रीजन हो, ये बाइफर्केशन है, लेट्स से ये दो मीडियम को बाइफर्केट कर रहा है, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। बहुत ही बेसिक बात, बट बीच में आ रही है इसलिए सुन लें। ये n1 n2 है। ये बात कई चैप्टर में बार बार रिपीट होगी भाई, जहां जहां वेव पढ़ा जाएगा। 4 चैप्टर हैं जहां पे ये बात आती है बार बार, कोई नहीं, सुनिएगा ध्यान से। तो n1 n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ये सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई इस मीडियम और ये मीडियम सेम नहीं है, दोनों अलग हैं, और बीच में है ये पार्टीशन। तो ये जो पार्टीशन अपने ने दिया बीच में, ये बता रहा है कि आजू बाजू मीडियम अलग है। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां से आई और इस रीजन में चली गई। अभी मैं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं, तो चिंता मत करिएगा, मास्टर नॉर्मल नहीं बना रहा। अरे भाई रहन दे, अभी फोकस वो नहीं है, फोकस कर जिस चीज पे, वो इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर खत्म कर ले, रे ऑप्टिक्स बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे भैया, तब कर लेना है। तो यहां पे एक वेव है जो n1 मीडियम से कहां गई? n2 मीडियम पर। समय देख लें, ज्यादा ना हो जाए। चल, अब यहां पे वेव जो है वो n1 वाले मीडियम से n2 वाले मीडियम में गई। तो मुझे बताओ क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? क्या है इस वेव का जो इस मीडियम को चेंज करने के बावजूद भी भाई साहब कांस्टेंट रहने वाला है? बताइए इस जवाब। तो मैं कह रहा हूं, जब ये वेव फर्स्ट मीडियम में थी तो वॉट एवर एनर्जी इज बींग कैरीड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
विल रिमेन सेम। ओहो सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एनर्जी का फॉर्मूला अपने को पता है, बताओ। इतना तेज चीखो की आवाज डायरेक्ट आ जाए भाई चैनल से बाहर, ठीक, क्योंकि ये बात हमें बहुत क्रिटिकली पता है। चलिए लिखूं एच एफ, यहां पे एच एफ। सर ये क्या है? व्हाट इज एच? प्लैंक्स कांस्टेंट। व्हाट इज एफ? व्हाट इज एफ? फ्रीक्वेंसी किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये एच से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है? एनर्जी। खुद सोच, जब एनर्जी चेंज हो नहीं रही एक मीडियम में दूसरे मीडियम में जाने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो प्लैंक्स कांस्टेंट तो पहले से कांस्टेंट है। क्या चीज है यहां पर जो अब कांस्टेंट हो गया? तो सिंपल फ्रीक्वेंसी। यू ऑब्टेन दिस। तो क्या फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड करती है? बोले भाई, क्या फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड करती है? नो, फ्रीक्वेंसी एफ इज इंडिपेंडेंट। एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। क्यों? बिकॉज एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है तो मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी को कैसे कोरिलेट किया जा सकता है? तो एक फॉर्मूला होता है जो जल्दी से डिराइव करके वापस आ जाते हैं, बिकॉज मेरा पर्पस ये होता है कि भैया किसी चैप्टर को जब आप उठाओ तो अगर आप पहले से प्रिज्यूम कर लोगे कि सामने वाले बालक या बालिकाएं, ठीक है, पहले से हर चीज जानते हैं, तो क्या फायदा इस वीडियो को बनाने का जब मुझे हर चैप्टर में पुराना लेक्चर खोल के देखना पड़े। हाँ या ना? इसीलिए जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिस डिस्कशन की रिक्वायरमेंट होगी ऑन द स्पॉट उठाएंगे भैया, वेट करना ही नहीं है। अच्छा, तो अब बात आई फ्रीक्वेंसी, देखना ऊपर, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और लेट्स से वी। व्हाट इज वी? स्पीड। किसके स्पीड? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड हमने वी मानी। अब कोई उधर से बोलेगा सर हमें तो पहले से पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड सी होती है, वो वाला नहीं। तो ये जो आपका स्पीड है ये स्पीड ऑफ लाइट है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विजिबल टू अस। तो भैया ये जो स्पीड है ये कब होती है? ये वैक्यूम में होती है बाबू, ये वैक्यूम का होता है। दिस इज इन वैक्यूम। अभी तो मीडियम पे डिस्कशन है, तो पहले ही मान लोगे अगर स्पीड ऑफ लाइट सी दोनों मीडियम में, तो काहे का डिस्कशन फिर? क्या बचा फिर? तो मान लिया v इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, चलो इसको समझने का तरीका देखना भैया। मैंने क्या किया, मैंने ली एक रस्सी ली, ठीक है, देखना, सॉरी रस्सी नहीं, ये इस साइड देखना, इधर मजा नहीं आया, यहां लिखते हैं। तो यहां एक दीवार है, मतलब इधर से उधर जाने में मजा आता है। देखें, तो यहां एक दीवार है, ये दीवार है, इस दीवार से एक रस्सी बांध दी, ये रस्सी बांध दी। इस रस्सी को एक पॉइंट पे होल्ड किया और लगे इसके इस पॉइंट को ऐसे, वो जिम में देखा होगा ना लोग इस चीज से करके एकदम, ठीक। तो ये वाला पॉइंट पकड़ा ऐसे और ये ऑसिलेट करा है। अब जब इसको मूव कराया तो यहां पर कौन पैदा हुआ? वेव। ये वेव भागी। जब आप एक ऑसिलेशन, सुनना भाई क्या बोल रहा हूं मैं, एक ऑसिलेशन उस पार्टिकल का कंप्लीट करेंगे जिसको आपने पकड़ रखा है। क्या बोला मैंने? जब आप उस पर्टिकुलर पार्टिकल का एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेंगे जिसको आपने पकड़ रखा है, तो ध्यान दीजिएगा एक ऑसिलेशन कब होगा? सबसे पहले आप ऊपर तक लेके जाएंगे, फिर नीचे लाएंगे, फिर और नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, तब जाके एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। और इस पूरे मोशन को करने में टाइम कितना लग जाएगा? टी। वेव भाग रही है किस स्पीड? v से। मैकेनिकल वेव यूज किया है मैंने इसको समझाने के लिए, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल मैकेनिकल है कि नॉन, बोल भाई मैकेनिकल की नॉन मैकेनिकल, कौन सी वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ नॉन मैकेनिकल वेव। समझाने का तरीका है भाई, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये पढ़ा के ये कहां से आ गया। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। खाली एफ, वी और लैम्बडा, इन तीन फैक्टर, सॉरी 4 हो गया ये, इन तीन फैक्टर को कोरिलेट करते हैं बस। चलो, तो यहां पे अपन ने ये पॉइंट लिया और इसको ऐसे ऑसिलेट किया। जैसी एक ऑसिलेशन यानी एक टाइम पीरियड कंप्लीट हुआ, तो आपको क्या लगता है वो जो जिस पॉइंट को अपन ने पकड़ रखा था और ऐसे एक टाइम पीरियड टी में अपने ऑसिलेट कर रहे थे, तो क्या आपकी एनर्जी वहीं पे होगी या आगे भाग गई होगी? टेल मी व्हाट विल हैपन। क्या एनर्जी वहीं रहेगी या आगे भाग जाएगी? तो बिल्कुल आगे भाग चुकी होगी। तो एनर्जी कितनी दूर भाग जाती है एक टाइम पीरियड टी में, उसी को बोलते हैं वेवलेंथ लैम्बडा, लेंथ ऑफ अ वेव। मीनिंग जिस पॉइंट पे डिस्टरबेंस था देना शुरू किया, उससे सारे पार्टिकल जुड़े हुए थे, तो वो पार्टिकल में एनर्जी भागी। अब जब वो एनर्जी भागी तो एक टाइम पीरियड टी में कितना डिस्टेंस भागी? लैम्बडा। तो मुझे बताइए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां देख चुके हैं, अब इस साइड देखिएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, अगर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, ध्यान दीजिएगा,
ओके, तो डिस्टेंस है लैम्बडा, वेव की स्पीड है v, कहां पर, मीडियम में, कंफ्यूज मत करना, ऊपर वैक्यूम वाली है, ये जो है ये वैक्यूम वाली है। तो स्पीड इनटू व्हाट, टाइम t, बहुत बढ़िया। अब इसी v को इधर इधर उधर ही छोड़ दिया, t को उधर बाजू में ले गए, तो लैम्बडा बाई टी आ गया, बहुत बढ़िया। टी इधर है, मल्टीप्लाइड तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई टी, और 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, यानी लैम्बडा इनटू एफ, ये एक मिला रिलेशन। अब इसमें वेव स्पीड है, इसमें फ्रीक्वेंसी, सॉरी गलत चीज पे गोला हो गया, इसमें फ्रीक्वेंसी और इसमें वेवलेंथ। अभी थोड़ी देर पहले अपना डिस्कशन हुआ, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है भैया, बोलो, मीडियम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, मीडियम इंडिपेंडेंट, तो किस पे डिपेंडेंट, तो मैं कहूंगा सोर्स डिपेंडेंट, डिस्टर्बेंस डिपेंडेंट, जो ये डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, उस सोर्स पे। लाल कलर का टॉर्च बाहर से पानी के अंदर मारेंगे तब भी लाल ही जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, इट विल नॉट बी चेंजिंग। तो उसके बाजू में दो फैक्टर दिख रहे हैं आपको, एक है v और एक है लैम्बडा। क्या लगता है ये दोनों चेंज होंगे, बिल्कुल चेंज होंगे, दे विल बी चेंजिंग। क्यों चेंज होगा उसका रीजन समझाना चाहिए। क्या वेव स्पीड v मीडियम पे डिपेंड करता है, हां। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला बोल, c इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये क्या है, फिजिकल, वो अपना फिजिकल वर्ल्ड बोल रहा हूं, उसका तो बहुत कुछ हो चुका, चलो छोड़ो, ठीक है। उसके बाद एक चैप्टर आता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, पहला चैप्टर होता है अपना प्रिपरेशन का, उसमें ये कहीं बीच में आता है। अब व्हाट इज c, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, व्हाट इज म्यू नॉट, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वो वाले कंपोनेंट यहां पे स्पीड ऑफ लाइट को डिसाइड कर रहे हैं जो मीडियम पे डिपेंड करते हैं। याद है, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमियाबिलिटी, तो ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। अच्छा, तो अगर ये मीडियम की प्रॉपर्टी है तो कहीं ना कहीं जो स्पीड होगी वो भी मीडियम की प्रॉपर्टी होगी। तो ये वैक्यूम में क्यों अलग से बोलना पड़ रहा है, सेम नहीं होता हर जगह। तो ये स्पीड किसकी प्रॉपर्टी है भाई, मीडियम की। तो मीडियम चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, हाँ। कहां पे आएगा, रे ऑप्टिक्स में पढ़ लेना दोबारा क्रिटिकली, स्नेल्स लॉ का एक और वर्जन आता है, स्नेल्स लॉ का जो जनरल वर्जन लेंगे उसको कंसीडर करने के बाद। तो अगर मीडियम पे वेव स्पीड डिपेंड करती है तो वेवलेंथ भी किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पर। तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो मीडियम चेंज होने पे सेम रहती है, तो मीडियम चेंज होने पे फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। तो यहां भी f, यहां भी f, लेकिन जब ये वेव यहां से आएगी तो v1 लैम्बडा 1 और यहां पर आएगी तो v2 लैम्बडा 2, यानी कैरेक्टरिस्टिक विल बी चेंजिंग। आना भाई, समझेगी नहीं अपने बात को। तो मुझे बता, मीडियम चेंज करने पे क्या चेंज होगा, वेवलेंथ, स्पीड, फ्रीक्वेंसी में से क्या क्या चेंज होगा। तो वेवलेंथ चेंज होगी, बिल्कुल। वेव स्पीड चेंज होगी, बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, नहीं। क्यों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है या सोर्स डिपेंडेंट, तो भैया सोर्स डिपेंडेंट, इट्स अ सोर्स डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। बहुत बढ़िया, चलिए वापस चलते हैं अपने उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, वेव इक्वेशन वाले पॉइंट पर चलते हैं। एक ही मिनट, बहुत बढ़िया, चलिए वापस आ गए हैं, ठीक है। अब इस इक्वेशन के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। चलिए अब मैं एक दो सवाल बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से पूछने वाला हूं, जिसका आंसर आपको करना है। तैयार हो जाओ, एकदम लंबी सांस खींच लें, छोड़ भी दें, कोई नहीं। चलिए, तो अब मुझे बताओ, व्हाट इज द फेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने जो पूछा मुझे उसका जवाब चाहिए, फालतू कहानी, फालतू ज्ञान मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। सर फेज का मतलब ये होता है, फेज वो होता है, नहीं। फेज मतलब क्या, सिंपल भाषा में बोल, फेज मतलब क्या। बाकी जितना भी जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन करते टाइम एक्चुअल बात याद आनी चाहिए, तभी खनकेगा, ठीक है। तो मुझे बता, इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज क्या है, व्हाट इज द फेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सवाल है मेरा भाई, जवाब देना है सबको। व्हाट इज द फेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इस इक्वेशन को अलग कर ले रहा हूं ताकि इस पॉइंट पे भी अपनी बात थोड़ी क्रिटिकली हो, और इंपॉर्टेंट है भाई, नीट में सवाल था इसका, बहुत ही सिंपल सी बात, बट फिर भी 4 मार्क के लिए अपन कुछ भी करेगा। देख भाई, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और नीचे देखना B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अपने एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये इक्वेशन आपके सामने है, मैंने पूछा फेज, फेज मतलब क्या। बिना सोचे एक चीज याद रख ले, मतलब सोचना ऐसा बिना सोचे कैसे, एक चीज समझना कि ये जो साइन के अंदर आपको दिख रहा है वो दो ब्रैकेट है ना, ऐसे दो ब्रैकेट है ना अपने साइन के आजू बाजू, वो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये पूरा, इसी को क्या बोलते हैं, सॉरी एक्स रह गया, लोग बोलेंगे सर एक्स नहीं होता, ओह वो भी रहता है। तो ये क्या है, ये है फेज,
क्या है ये? इज द फेज। तो अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज है ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जनरल इक्वेशन है भाई, आपने वेव में पढ़ा हुआ है, बहुत सारे उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ठीक। तो अभी उसी में कूद जाएंगे तो अपना टॉपिक ही, अपना जो मेन टॉपिक है वहां से बहुत दूर चले जाएंगे अपने। तो फेज का मतलब हुआ ओमेगा टी माइनस के एक्स, बहुत बढ़िया। अच्छा, बी है नीचे मैग्नेटिक फील्ड, वो है वो, अच्छा उसका फेज बोलूं तो बोल, इसका फेज भी सर वही तो होगा, तो इसका फेज भी वही तो होगा, कितना? ओमेगा टी माइनस के एक्स। मुझे बता इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? सर ये क्या होता है? अरे सिंपल यार, दो का फेज पता है, दोनों के बीच का फेज माइनस कर दे, तो बोल क्या आएगा? जीरो। जीरो, स्माइलिंग जीरो, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो ये है फेज डिफरेंस। व्हाट इज फेज डिफरेंस? 5 माइनस 5 दोनों के फेज के बीच का डिफरेंस क्या आया? जीरो। क्यों? बिकॉज इन एन बोला मैं, नॉट एनी, इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में मान लीजिए थोड़ा सा चेंज करूं, गोरा रंग देखो, अगर मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज करूं तो मैं मान ले इस इक्वेशन को लिखूं ई नॉट, ऊपर देखना, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो मुझे बोल ये मतलब ये एक अलग आप क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल है, वो पहले वाला हो गया, बात खत्म। ये अपना फैक्ट निकला है, ये जो स्माइलिंग जीरो है ये अपना फैक्ट है। फेज डिफरेंस दोनों के बीच का जीरो होता है। फेज क्या होते हैं? साइन और कॉस के अंदर जो लिखा होता है। साइन कॉस क्यों? क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है, इन्हीं के थ्रू आप ऑसिलेशन को एनालाइज करते हैं, ठीक। तो ये जो फेज आया इसका फेज डिफरेंस क्या होगा? जीरो। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी वाली बात हुई। अच्छा जी, तो फेज डिफरेंस जीरो हुआ, तो मुझे बताओ इस गिवन वेव का फेज क्या है? व्हाट इज द फेज ऑफ दैट वेव? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 30 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड का फेज क्या होगा? अलग होगा? यही होगा, बिल्कुल यही होगा। क्या? बिना सोचे इक्वेशन लिख, बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 30 डिग्री। खुशी वाली बात है। समझे अपने इस बात को कि नहीं भाई? हाँ या ना? ठीक, चलो वापस चलते हैं उसी पॉइंट पर। बहुत बढ़िया। तो इतनी बातें अब तक अपने ने डिस्कस की, ठीक। जो इनके इंपॉर्टेंट फॉर्म मतलब आपके कैरेक्टर्स हैं, अभी एक दो फॉर्म भी हैं इसके, वो मैं क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, ठीक है। मैं जानबूझ के कुछ कुछ चीजें यहां ली, कुछ कुछ चीजें वहां छोड़ रखी हैं, वापस आएंगे उस पर। चलिए सबसे पहले आ जाते हैं अपने एप्लीकेशन पे, क्वेश्चन को पढ़ते हैं जल्दी से। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, ठीक, हैज अ वेवलेंथ ऑफ 10 mm। चलो भाई डेटा निकाल लेते हैं। तो लैम्बडा कितना दिया हुआ है? 10 mm। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन, बहुत ही खुशी वाली बात है। एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 50 वोल्ट पर मीटर। राइट सुटेबल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। अब इक्का दुक्का बातें मैंने जानबूझ के इधर छोड़ी, ये वाले पार्ट में थ्योरी में छोड़ी, जिसको मैं यहां कंसिडर करना चाहता हूं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। और जब मैं एप्लीकेशन लिखता हूं ना, तो भाई एक बात समझना, एप्लीकेशन लिखने का मतलब ये नहीं कि सीधा अप्लाई करने लग जा। अबे लिया ही क्या अब तक, कराया ही क्या क्वेश्चन में, जो तू डायरेक्ट इसको बोल रहा है एप्लीकेशन। मैं अपनी बात कर रहा हूं, ये एप्लीकेशन नहीं। व्हाट इज दिस? एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ कि जब आप किसी थ्योरी को पढ़ते हैं तो स्ट्रेट अवे ट्राई टू अप्लाई इट सो दैट देयर शुड बी ए कनेक्टिविटी। क्वेश्चन चाहे मुश्किल उठाओ चाहे इजी उठाओ, अगर आप अपनी पढ़ी हुई चीज मतलब जो आपने जो भी पढ़ा हुआ आपने थ्योरी लिया है चीज को, अगर आप ऑन द स्पॉट कनेक्ट नहीं करते हैं तो कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद, महीने बाद, 10 दिन बाद वो सारी चीजें इतना मिक्स हो जाती हैं, इतना सुपर पोजिशन हो जाता है कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। वाह, बहुत बढ़िया बात। चलिए, तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैंने जानबूझकर एक ऐसा क्वेश्चन उठाया है। नोबडी कैन आस्क यू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन इन नीट, ऑब्वियस सी बात है, बट उसका पर्पस इस क्वेश्चन को उठाने का मेरा क्या है, अभी मैं मतलब इस क्वेश्चन को करते करते आपको समझाता हूं, ठीक है, बेटर रहेगा। अच्छा, तो मैं अब जब इन दोनों इक्वेशन को जब अपन ने लिखा, ये जो बाजू में आपको दिख रही हैं 2 इक्वेशन, मैं कह रहा हूं इन इक्वेशन को एक बार फिर से ध्यान से देख, ठीक। इन इक्वेशन को देख के क्या आप बता पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? टेल मी। नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने ये तो बोला ही नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैंने तो आपको बोला ही नहीं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। नीचे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोलियो भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बोल, नहीं पता, ये भी नहीं पता। अच्छा, तो सरकार
एक बात बताइए, तो अंदर वाला x क्या है? बाहर तो आपने कोई डायरेक्शन नहीं दिया वेव के इक्वेशन में, लेकिन जो उस वेव के फेज के अंदर ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला x है, ये जो x है अपना कहां गया? ये वाला, ये x मुझे बताओ क्या क्या शो कर रहा है? दिस x शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन को देखता हूं, मेरे दिमाग में एक बत्ती जलती है और बत्ती कहती है कि भैया अंदर वाला जो आपका पोजीशन है, दैट इज शोइंग यू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो इस सवाल में दी है वो किस डायरेक्शन में जा रही है? तो दैट वेव इज प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब ये मैं फिर से कह रहा हूं, दिस इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि पढ़ा है टिक ना, ये वो सवाल नहीं है भाई, और ये पोर्शन वो है ही नहीं, ये न्यूमेरिकल पोर्शन है। और मेरा फोकस ये है कि जब ये कोई भी बच्चा इस पर्टिकुलर वीडियो को एक बार खोल के देख ले, उसके बाद दोबारा ना एनसीईआरटी, ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक, और ना किसी के टेस्ट सीरीज में आया हुआ सवाल नीट में के पॉइंट ऑफ व्यू से तकलीफ दे। ठीक, ये कंसर्न है। तो इस जब क्वेश्चन को उठाया तो इस क्वेश्चन ने बोला कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन। बहुत है, बढ़िया। अगर ये एक्स डायरेक्शन में जा रही है वेव, तो मुझे बताओ वो साइन और कॉस के अंदर वाले ब्रैकेट में क्या आएगा? एक्स वाई जेड बोल क्या आएगा? नीचे वाला वाई मत देख, पहले इसी एक लाइन के हिसाब से बोल, तो वो आएगा एक्स। यानी अगर मैं इक्वेशन लिखना शुरू करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जब लिखा जाएगा तो मेरी इक्वेशन में जो जो मुझे पता है वो मुझे फिल करना पड़ेगा। तो इक्वेशन है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। साथ ही साथ ये वाले में B इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। उसने ये थोड़ी बोला साइन लेना है कि मतलब आपका कॉस लेना है पीरियोडिक फंक्शन के लिए, तो साइन ही लेने का। ठीक है, एक बेसिक सा डिफरेंस है उसमें, साइन अपने मिनिमम से शुरू होता है, कॉस अपने मैक्सिमम से। साइन बढ़ता है 0 से 90 में, कॉस घटता है। इसलिए डिपेंड करेगा किस फंक्शन को यूज करके ऑसिलेशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं इस बात से, ना ही आपको कोई खास तकलीफ देने वाली चीज है ये। चलो, तो इतना तो मुझे श्योरिटी मिली कि भैया ब्रैकेट के अंदर जो लिखा जाएगा वो तो एक्स है, उसमें कोई संचय संकोच हमें नहीं है। बहुत बढ़िया, तो एक्स तो अंदर हो गया। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भाई साहब क्वेश्चन ने चीख चिल्ला के डायरेक्शन दिया है कि द डायरेक्शन इज वाई, तो वाई लिख दो, ये भी ठीक है। सर अब ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या लिखें? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अभी थोड़ी देर पहले मास्टर ने आपको भांगड़ा करके दिखाया था, लेटरल और वर्टिकल भांगड़ा। तो इसमें देख के ये तो पता चला कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेव है, यानी तीनों म्यूचुअली क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो एक अगर x में है, दूसरा y में है, तो बोल तीसरा किस में होगा? z में। बिना किसी डाउट के, बिना किसी संचय के ये पॉइंट आ गया, bz। बहुत बढ़िया। अब वो प्लस z या माइनस z, प्लस y या माइनस y, वो ये टॉपिक नहीं है, वो ये वाला टॉपिक है, आता है, थोड़ी देर में आएगा। ठीक है, सब्र रखें। चलिए, तो ये तो हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, ये भी लिख लिया। अब सर ये बताइए ई नॉड क्या है? व्हाट इज ई नॉड? ई नॉड क्या होता है? तो ई नॉड है 50 वोल्ट पर मीटर। ये वो सेकंड चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2, वहां पर आपको ये पहली बार यूनिट दिखेगी वोल्ट पर मीटर वाली। जब इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिफाइन करते हैं तब एक रिलेशन आता है जहां वोल्टेज, सेपरेशन बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम, वो कोरिलेट होता है। ठीक, चलिए वापस आए। तो ई नॉट है 50 वोल्ट पर मीटर एंड दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, सीधा सीधा यहां मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इसमें कोई सवाल नहीं। ओ अच्छा, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ओमेगा? तो ओमेगा का फॉर्मूला इज 2 पाई आइदर एफ और टी। ठीक है, तो मान लीजिए 2 पाई बाय टी लिख दिया, ठीक है, या 2 पाई एफ कर ले, कोई उससे दिक्कत नहीं होगा। बस यही समझाना चाह रहा हूं, दोनों सेम बात है, कोई कंफ्यूजन वाली बात है। तो ओमेगा है 2 पाई एफ। अब प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन ने यहां जो दे रखा है ये तो है वेवलेंथ, अब भरने के लिए कह रहा है फ्रीक्वेंसी, तो बहुत नाइंसाफी है। ठीक, तो
इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं भी आपको यह नजर आ रहा है कि मीडियम है कोई अलग तरह का जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सके? नहीं। तो क्या मान लेंगे? वैक्यूम। अच्छा, वैक्यूम मान लिया, तो वैक्यूम में स्पीड क्या होती है? तो वैक्यूम में स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट c। अभी थोड़ी देर पहले एक रिलेशन देखा कि v इज इक्वल टू लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय f। लैम्बडा पता है, v पता है, व्हाट इज v? c। क्या निकाल लोगे? f। सो व्हाट इज f? f क्या होगा? c बाय लैम्बडा। c क्या होता है? व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सब एसआई में रखो, दिया ही है इसलिए। एंड व्हाट इज लैम्बडा? 10 mm। 10 mm को मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है? तो 1000 10 टू द पावर -3 मान लो, क्योंकि 1 mm 10 टू द पावर -3 मीटर होता है भैया। 1 mm 10 टू द पावर -3 होता है, ठीक है? क्या? मीटर। तो स्पीड ऑफ लाइट लिखा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्बडा लिखा 10 टू द पावर -3। 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा और जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी दैट विल बी 3 इंटू 10 टू द पावर 11 हर्ट्ज। क्या? हर्ट्ज। ये क्या होता है बे? सेकंड इनवर्स हर्ट्ज। तो इतनी फ्रीक्वेंसी होगी। अब फ्रीक्वेंसी मिल गई तो ओमेगा दोनों में मिल गया, भर दो, 2 पाई से मल्टीप्लाई करके भर दो, काम हो गया। एंड व्हाट इज के? के निकालने के लिए कुछ अलग सिखाना पड़ेगा मुझे? नहीं। तो व्हाट इज के? के का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज के? तो के होता है 2 पाई बाय लैम्बडा। 2 पाई बाय लैम्बडा प्रोपगेशन कांस्टेंट। व्हाट इज आपका लैम्बडा? वेवलेंथ। ये क्या है? वो वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, ये सब भी आता है, बट वो ज्यादा आपका यूजफुलनेस इस के का यहां नहीं रहता, वेव चैप्टर में रहता है। तो इतना कोई ज्यादा खास परेशान मत होइए इसके लिए, ठीक? चल, तो लैम्बडा पता है, उठा के पुट कर देंगे 2 पाई से डिवाइड करके, वो भी मिल गया, पुट हो जाएगा। सब कुछ हो गया इस सवाल में, सब कुछ हो गया भाई। ऐसा है जो कुछ बचा? चलो एक बार चेक कर लें। मैं कह रहा हूं कुछ बचा है, एक तो चीज बची है जो कौन बताएगा भाई? जल्दी बोले, कौन बोलेगा? तो बी नॉट। बी नॉट इज द वैल्यू, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज स्टिल रिमेनिंग, ठीक? तो ये कहां से आएगा? हाउ यू विल ऑब्टेन दिस? इसके लिए मैं जा रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लॉरेंस फोर्स। और पहले मैं इसका डिस्कशन खत्म करूंगा, फिर उसके बाद मैं वापस आपका जो रिमेनिंग पॉइंट है बी नॉट उसको फिल करूंगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं ये क्वेश्चंस एप्लीकेशन का मतलब, दीज क्वेश्चंस आर नॉट मेंट फॉर जजिंग यू। जज करने वाले क्वेश्चंस ये नहीं है। इनका पर्पस सिर्फ आपको यह बताना है कि किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें जो आप पढ़ रहे हैं, और फिर एक्चुअल नीट को जाके देखें कि उसमें क्या पूछा है। अच्छा, अब ये लॉरेंस फोर्स कहां क्या है? तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है भाई? व्हाट इज लॉरेंस फोर्स? ठीक है, नहीं, लॉरेंस फोर्स देखिए, ये होता है जब एक चार्ज को, सॉरी, अरे मिट जा भाई, मिट जा भाई। अच्छा, ओके। तो एक चार्ज है, मान लीजिए ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को आप ऐसे रीजन में फेंक दो, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। ये एरो, ये जो एरो है, ये जो बनाया है, ये इसके डायरेक्शन को शो, मतलब इसके मोशन को शो कर रहा है कि चार्ज, पॉइंट चार्ज था, उठा के इस तरफ फेंक दिया। ये ई और बी का डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है, ठीक? तो जब आपने इस चार्ज को v वेलोसिटी से इस पर्टिकुलर ई वाले डायरेक्शन में फेंक दिया, ठीक है, इधर की तरफ फेंक दिया, तो E और B अगर उस रीजन में प्रेजेंट हैं, तो मुझे बताइए नेट फोर्स इस चार्ज पे क्या लगेगी? तो उस नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है द समेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस द मैग्नेटिक फोर्स। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? वो क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एंड व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? Q V क्रॉस B। सर ये कहां से आ गया? अरे भैया, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म में है यही, शुरुआत कम से कम आधा चैप्टर यही है, QV क्रॉस B। व्हाट इज V? वेलोसिटी। व्हाट इज B? मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज Q? चार्ज। तो जब आप Q चार्ज को उठाकर किसी पर्टिकुलर मीडियम में उठाकर फेंक दें, ठीक है, किसी मीडियम में उठा के फेंक दें, तो उस पर जो नेट फोर्स लगती है वो इन दोनों का समेशन है। एंड जस्ट वेट फॉर द लेक्चर टू एंड। चिंता मत कर, जितनी बातें मैंने बोली हैं हर एक कहीं ना कहीं आएंगी। इस लेक्चर को डिजाइन ही ऐसा किया है कि कोई बात रह ना जाए, नथिंग शुड बी लेफ्ट।
जैसे मैं एक छली मतलब शो कर रहा हूं, मैंने कोई भी एक पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा जो वेव की कैरेक्टरिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ना एसोसिएटेड हो। हाँ, इसको डिराइव कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूं, ताकि फिर आप धड़ाधड़ रिजल्ट यूज करें और फिर अपने सीधा कहां कूदे भैया, ए पी बाइक। चलो बेटा हाँ, तो जब उस चार्ज पार्टिकल को उठा के फेंका उस पर्टिकुलर रीजन में जहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट करती हैं, तो मुझे बताइए नेट फोर्स क्या होगा, क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है भाई, ए क्रॉस बी, बोले जल्दी से क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, डायरेक्शन वेक्टर, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म वेक्टर, बहुत सारे चैप्टर हैं जहां भर भर के आता है, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम। ठीक, चलिए, तो क्यू वी क्रॉस बी। अब मान लीजिए जब आपने जिस चार्ज पार्टिकल को उठा के फेंका जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एग्जिस्ट कर रही थी, दोनों प्रेजेंट थी, तो वो पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता हुआ चला गया। लेट्स सपोज कि वो पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए चला गया। अगर वो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करके गया, इसका मतलब जब दो फोर्सेस लगे और तब भी अपना पार्टिकल जहां फेंका गया उसी लाइन ऑफ पाथ पे जाए विदाउट चेंज इन द स्पीड, विदाउट रिटार्डिंग, वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है। मैंने देखो ई और बी का डायरेक्शन क्या है मैंने नहीं बताया, मैंने लिया भी नहीं है, मैं वेलोसिटी सिलेक्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरा पर्पस अलग है। मैं वो ड्रॉ करके वेलोसिटी सिलेक्टर में वो छोटी सी क्या बोलते हैं स्लिट बना के वहां से एक चार्ज पार्टिकल फेंक दूं और वहां से निकल जाए और बोलूं बाकी ये स्क्रीन पे गए, टकरा गए, चिंगारी मिली, दिवाली मन गई, ये सब अभी करने का मतलब नहीं है। वो कब होगा, when you will be dealing with moving charges and magnetism। चलिए, तो ये है नेट फोर्स का फॉर्मूला। अच्छा, अब अगर वो चार्ज पार्टिकल अनडिविएटेड तरीके से स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस पे नेट फोर्स जीरो है, और इसी नेट फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। ठीक है, अब ये जो नेट फोर्स अगर जीरो है तो डोंट यू थिंक ये क्यू जो है ये तो स्केलर क्वांटिटी है, इसको हटा दो, दोनों जगह कॉमन था, ये हट जाएगा, स्केलर है भाई, सीधा हटाओ। देखो मैं स्केलर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में आपको दिख रहा है क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वो क्यू का इंपैक्ट हो सकता है, इसलिए चिंता मत कर, स्केलर है, सीधा हटा, चाहे चार्ज पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों से मल्टीप्लाइड, हट गया। तो उससे रिलेशन क्या मिला, ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये आउटकम है भाई किसका, वेलोसिटी सिलेक्टर का। तो ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अच्छा चलो एक्सप्लेनेशन के लिए चलते हैं अपने रफ साइड पे, रफ्ता थोड़ा जगह बना लेते हैं, जस्ट हाँ वेट करिएगा थोड़ा। जिंदगी में गलतियां अगर हो जाएं तो मिटाने में बड़ा समय लगता है, बट ये गलती नहीं थी। ओके चलिए, तो अब इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि भैया एक आउटकम अपने को मिला कि जब चार्ज पार्टिकल को उठा के अपने ने उस मीडियम में फेंका तो अपने को एक पॉइंट यहां पे मिला कि E प्लस V क्रॉस B इज इक्वल टू क्या मिला अपने को, लॉरेंस फोर्स से जीरो। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस तरह से मूव करती है, तो लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 10वीं कक्षा में पहली बार जब हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे लाइट को डिफाइन ही इतना डेप्थ में जाके किया जाता है कि वो कहता है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट एंड विच ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट ही कह दिया तो काहे की बात लाइट की, तो वो विद द स्पीड ऑफ 3×8 मीटर पर सेकेंड एंड इट ट्रेवल्स रेक्टिलिनियरली, यानी स्ट्रेट जा रहा है। तो अगर आप समझ लीजिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में प्रेजेंट है और तब भी वो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट भाग पा रहा है, इसका मतलब उस पर नेट लॉरेंस फोर्स क्या है, जीरो। इससे एक एक्सप्रेशन डेवलप हुआ, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी। आना भाई, अरे जब उधर चला जाएगा आपका एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो बताइए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव को जब क्रॉस प्रोडक्ट में अंदर भेजेंगे तो ई वेक्टर इज इक्वल टू खुशी खुशी बी क्रॉस वी मिल जाएगा। समझे भाई? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बोला कि फिर से भांगड़ा याद करिएगा, तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बोला कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेव वेलोसिटी इन द केस ऑफ वैक्यूम, यही वी किसके बराबर होता है, सी के। ये भी ध्यान दिया, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। यानी अगर मैं सिर्फ इतना पार्ट कंसीडर करूं कि बी और वी के बीच का एंगल क्या होगा, तो टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी एंड वी, 90 परपेंडिकुलर है भाई। ये तो अपना
जो जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से बोल रहे हैं, प्रूव कर सकते हैं, बट उतना डेप्थ में सिर्फ ई और बी के लिए जाएंगे, थोड़ी देर में देखते हैं। और वो देख चुके हैं एक्चुअल में। आप डिस्प्लेसमेंट करंट जब पढ़ाया था तो वहां पे वो जो आपकी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के, सॉरी, जो मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ाई थी उसमें जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, उसमें जो आपका क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेजेंट है, उससे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो दोनों परपेंडिकुलर होती है। एक बार उस डिस्कशन को दोबारा से देखिएगा, वहां ड्रॉ किया है मैंने, टेंजेंट बना बना के दिखाया है कि कैसे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसी प्लेन में है और लूप के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है, तो दोनों परपेंडिकुलर है। तो बी और बी परपेंडिकुलर है, एंगल कितना होगा 90। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए डायरेक्शन की चिंता छोड़ दूं और इस वाले पॉइंट को स्केलर फॉर्म में नोट करूं तो E इज इक्वल टू क्या होगा, बी वी साइन थीटा। ठीक, अब इसमें बोल साइन थीटा में थीटा कितना 90, तो सर इससे एक रिलेशन आता है क्या, E इज इक्वल टू बी वी। एंड व्हाट इज V फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग वैक्यूम, तो E इज इक्वल टू, देना भाई, E इज इक्वल टू B टाइम्स C। E इज इक्वल टू B टाइम्स C। व्हाट इज B भाई, व्हाट इज B, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, B है मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज C, स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि किसकी बात कर दी, देख ऊपर वाला जो रिजल्ट है उसको ध्यान से देख, एक ही मिनट रुकिएगा, ई का हो गया भाई, एक मिनट रुकिएगा, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, चमत्कार के कारण गायब हो गया। तू छुपा कहां गया, जे रहा, बहुत बढ़िया। चलिए तो वापस आते हैं उसी पॉइंट पर, अपने डिस्कशन पर। बीच में छोटा सा ग्लिच आया, कोई नहीं, ऐसे ग्लिच को अपने ये बाउंड्री से बाहर भेजेंगे। चलिए, तो E इज इक्वल टू बी टाइम्स वी, बी है मैग्नेटिक फील्ड, वी है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम, बट लेट्स से दैट मीडियम बिकम वैक्यूम, मोस्टली केसेस में वैक्यूम रहेगा स्पेस में, तो उसकी इस V की जगह C लिख दिया। अच्छा, अब E इज इक्वल टू बी टाइम्स C, एक रिलेशन मिल गया। तो मैं कह रहा हूं अपना फोकस, ये पूरे जो आपको रिजल्ट दिख रहे हैं ना, इसमें दो जगह पे आप फोकस करना। एक तो ये वाला रिजल्ट मेरे डिस्कशन का पहला आउटकम होना चाहिए इन्फरेंस के फॉर्म में, और एक ये वाला रिजल्ट अगर हम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, दो, या अगर किसी मीडियम की बात हो रही है तो ये भी ले सकते हैं, बट मैं इसको अभी थोड़ा साइड पर रखता हूं। तो ये दो रिजल्ट हैं जो पूरे डिस्कशन का आउटकम होना चाहिए। पहला मेरा आउटकम क्या है इस डिस्कशन का, मेरा आउटकम क्या निकल के आया भाई, तो मेरा पहला आउटकम निकल के आ रहा है कि आपका E वेक्टर डायरेक्शन वाइज इज इक्वल टू B क्रॉस V होना चाहिए। और सेकंड पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि यहां पे E इज इक्वल टू B टाइम्स C होना चाहिए। व्हाट इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज B, मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज C, स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि वैक्यूम की बात हो रही है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पीक पे होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी पीक पे होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड RMS पे होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी RMS पे होगी, क्योंकि उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है या नहीं है, प्रोमिनेंट पॉइंट नहीं है। डोंट यू थिंक, मैंने बोला ना, जस्ट वेट फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड। इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है, जीरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, फेज डिफरेंस जीरो होने का मतलब क्या है, दो लोग पार्क में घूमने निकले, एक की हाइट थोड़ी ज्यादा है तो पैर लंबे हैं, तेज तेज चल पाएगा, दूसरा बच्चा है, ज्यादा से तेज नहीं चल पाएगा। अब पहले वाला और दूसरा वाला दोनों ने हाथ पकड़ा, शुरू किया एक ही पॉइंट से, ठीक है, दोनों शुरू किया एक ही पॉइंट से। अब अगर ये दोनों ने शुरू किया एक ही पॉइंट से, तो ध्यान दो इस बात को कि दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो सेम है। अब अगर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ध्यान देना, अगर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि दोनों वेरी भी क्या करें, साथ साथ ही वेरी करें, दोनों साथ साथ वेरी करें। बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर उनके बीच का फेज डिफरेंस है तो क्या होगा, लैग जनरेट होगा, एक आगे भाग जाएगा एक पीछे रह जाएगा, एक आगे भाग जाएगा एक पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो अब अगर तुम खुद सोचो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यहां अगर इनके बीच का फेज डिफरेंस नहीं है तो दोनों साथ चलने चाहिए। मतलब जब पहला वाला कदम उठाता है तो दूसरा वाला भी कदम उठाता है और दोनों सेम डिस्टेंस कवर करके कदम कदम बढ़ाए जा आगे चलते जाते हैं। लेकिन अगर मान लो वो बच्चा है और बड़ा जो आदमी उसको हाथ पकड़ के लेके जा रहा है वो इस बात को भूल जाए कि उसके पास बच्चा है, यू कैन इमेजिन व्हाट विल हैपन, बच्चा कैसे आ रहा होगा, यू कैन इमेजिन। तो बाबूजी जा रहे हैं और बच्चा घसीटा चला जा रहा है, वाई, because the phase is not same. So if you want the energies to travel with each other, यानी सिंपल, दोनों का मैक्सिमम साथ में आए, दोनों का मिनिमम साथ में आए, दोनों का नेगेटिव मैक्सिमम साथ में आए, जो भी फ्लक्चुएशन है वो साथ में होना चाहिए, इसी को बोलते हैं फेज डिफरेंस जीरो होना।
एकदम साथ साथ, हम साथ साथ। तो यहां पे जो फेज डिफरेंस है वो 0 है। तो अगर E इज इक्वल टू बी टाइम्स सी लिखा था तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसमें E क्या था? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फंक्शन है चेंज करेगा, वैसे ही बी इंस्टेंटेनियस। सेम वे में अगर ई नॉट हो गया या बी नॉट हो गया तो भी कोरिलेटेड है, अगर आरएमएस हो गया तो भी कोरिलेटेड है। सर ये आरएमएस क्या है? अरे भाई पीक वैल्यू को बाय रूट 2 कर क्या मिलता है? आरएमएस वैल्यू। हाँ ना, क्या मिलता है भाई? आरएमएस वैल्यू। तो ये 2-3 बातें अपने ने ध्यान में रखी। अब इसका एक और आउटकम मैं यहां पे निकालने वाला हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कैसे यूज होगा वो अब चलते हैं वापस पहले, फिर उस आउटकम पे दोबारा आते हैं। चलिए, भावनाओं में आदमी आगे बह जाता है। चलिए कई मिनट, ओके। अच्छा, ये तो अपना डिस्कशन हो रखा है ना, तो रुकिए वापस जाते हैं। क्या कर रहे थे हम? कहाँ गया? सवाल 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 सवाल, वेयर इज द क्वेश्चन? कहाँ छुपा है? ये रहा, आ गए, ठीक। तो इससे अपने को 2 आउटकम मिले जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके लिखे। अब वो 2 आउटकम आप याद रखिएगा और उन दोनों आउटकम को हम कैसे यूज करने वाले हैं उस पर बात होगी, ठीक है। तो अब सर इस रिलेशन का पर्पस क्या हुआ? तो पहला वाला सवाल खत्म कर देते हैं। सर व्हाट इज बी नॉट? इतना बोल लिए, है काई पीक वैल्यू? बोल क्या है? तुम्हें पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बोल व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि अपन ने वैक्यूम मान रखा है, रीजन को माना है वैक्यूम। ना होना कंफ्यूज बालकों, बीच की दीवार जो टूटती नहीं हटा दी मैंने, ठीक। तो यहां जो बी नॉट है वो है ई नॉट बाई सी। व्हाट इज ई नॉट? पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज बी नॉट? पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज सी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी स्पीड ऑफ लाइट कह लीजिए या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह लीजिए, ठीक है, पार्ट है उसका। चलिए, तो ई नॉट को अपने क्या लिख सकते हैं? बी नॉट सी। तो व्हाट इज बी नॉट? ई नॉट बाई सी। वी नो द वैल्यू ऑफ ई नॉट, वी नो द वैल्यू ऑफ सी। पुट करें, ये भी मिल जाएगा। पूरी इक्वेशन अपन ने लिख दी। अब तुम देखो, कौन तुम्हें पूछेगा नीट में ये सवाल? इतना कुछ? अबे नीट में एक चीज आएगी कि पूरा पूरा वहीं बैठ के थ्योरेटिकली 5-5 चीजें निकाले जा रहे हैं और पूछ रहा है एक है? ऐसा थोड़ी होता है। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने क्यों उठाया? ताकि हर एक एस्पेक्ट, हर एक पॉइंट, हर एक जो बात मैं आप तक कन्वे करना चाहता हूं उस पर अपनी चर्चा हो जाए, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में कब यूज होगा? हैव पेशेंस। मैंने कहा ना, जब तक लेक्चर खत्म नहीं हो रहा तब तक मत मान कि सब कुछ हो गया, ठीक। जैसे अभी सब चीजें एकदम आपस में आके वहीं बैठ गई, वैसी होगा। पेशेंस रख बस। चलो भाई लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन जल्दी से ताबड़तोड़ भाई। असर्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इधर आ गया क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। कोई डाउट इसमें किसी को? बताइए भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या ट्रांसवर्स इन नेचर होता है? बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होता है। और रीजन देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाय राम, पाप है ये। रीजन पूरा काटूंगा मैं तो, ठीक है, फॉल्स नहीं, मैं तो काट दूंगा सीधा। Electromagnetic wave propagates parallel to the direction of electric and magnetic field. No, electromagnetic wave moves perpendicular to direction of electric and magnetic field. कैसे? सर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर होता है, ये तो हमने जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का डिस्कशन था वहां से समझ लिया। लेकिन वेव उन दोनों के परपेंडिकुलर प्रोपोगेट कर रही है, ई कैसे पता चलेगा? हाउ डू यू नो दिस? हमारा पहला आउटकम देखिए, व्हाट इज आवर फर्स्ट आउटकम? E इज इक्वल टू बी क्रॉस वी। याद है क्रॉस प्रोडक्ट? थोड़ा बहुत याद है अपने? कोई नहीं भाई, क्रॉस प्रोडक्ट याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? बोलो भाई। A क्रॉस B, रुकेगा, एम्प्टी स्लाइड, एम्प्टी स्लाइड, एम्प्टी स्लाइड, कहां गया बे? हाँ ये वाला, सॉरी। तो E इज इक्वल टू बी क्रॉस वी। मुझे बात बताओ, याद दिलाओ, अगर ए, बी और सी 3 वेक्टर हैं और ए क्रॉस बी करने से मिल रहा है सी, तो हमने यह पढ़ा हुआ है कि जिन 2 वेक्टर का क्रॉस करने से तीसरा वेक्टर मिलता है, क्या मिलता है भाई? तीसरा वेक्टर मिलता है, वो पहले 2 के इंडिविजुअली परपेंडिकुलर होता है और उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होता है जिसमें वो ए और बी एग्जिस्ट करते हैं। डू वी नो दिस और नॉट? टेल मी, डू वी नो दिस और नॉट? लास्ट वीडियो चले, अरे यार लास्ट वीडियो में ई कहां से आ गया? ई कहां से आ गया? अबे बावला हो गया है क्या?
रुकना। टुन 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 टुन। अबे अबे, हाँ ये रहा। ठीक है, तो हमारा जो आउटकम, हमारा जो वो रिजल्ट था वहां पे, वो क्या था? व्हाट वाज आवर रिजल्ट? तो वो रिजल्ट ये था, ठीक है, रिजल्ट क्या था देखना ध्यान से। रिजल्ट था ई वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस वी। क्या भाई? E वेक्टर इज इक्वल टू बी क्रॉस वी। व्हाट इज बी? मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज वी? वेलोसिटी। व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बी और वी एक प्लेन में होंगे? मान लो हाँ, उन दोनों का क्रॉस करने से क्या मिलेगा? E। क्या E B V तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे? बिल्कुल। अरे E और B तो पहले से ही परपेंडिकुलर हैं, और ये बात बता रहा है कि B क्रॉस V E है, यानी V और E भी परपेंडिकुलर हैं। तो इट्स लाइक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। E और B परपेंडिकुलर, B और V परपेंडिकुलर, तो V और E परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर है भाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक।